यदि हम आवर्त सारणी के वर्ग 15 को देखें तो वर्ग 15 में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तत्व मिलते हैं। तो इन तत्वों को हम कहेंगे वर्ग 15 के तत्व, क्योंकि ये आवर्त सारणी के वर्ग 15 में है। लेकिन इस वर्ग 15 की हम बात करें तो इसमें पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए इन सभी तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग का प्रथम तत्व नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व या आप कहें वर्ग 15 के तत्वों के लिए एक दूसरा नाम भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य दम घोटने वाले पदार्थों से है। अर्थात वर्ग 15 के जो तत्व हैं इनकी सहायता से कुछ ऐसे पदार्थ या यौगिक बनते हैं जो उनमें दम घोटने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षण की। तो सामान्य लक्षण को आप सामान्य गुण भी कह सकते हैं, और यहाँ पर पहला गुण हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखें यहाँ पर वर्ग 15 के तत्व दिखाए गए हैं, इनमें से कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। यदि नाइट्रोजन का हम लिखें तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। यदि फास्फोरस का लिखें तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऐसे ही आप चाहें तो सबका लिख सकते हैं, लेकिन इतने से भी बात हम समझ सकते हैं, इसलिए हम आगे का यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। आप देखें तो नाइट्रोजन का बाह्यतम कोष दूसरा है, और दूसरे कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि बाह्यतम कोष है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3। यहाँ पर फास्फोरस का बाह्यतम कोष तीसरा है, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इसके जैसा ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों के संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 होता है। n यहाँ पर क्या है, तो n है यहाँ पर बाह्यतम कोष। यहाँ पे संयोजकता कोष लिखा गया है, तो आप जानते हैं p ब्लॉक तत्वों का जो संयोजकता कोष है वो बाह्यतम कोष ही होता है। तो जो बाह्यतम कोष है इसको हम संयोजकता कोष भी यहाँ पर कह सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें तो हम लिख सकते हैं, अर्थात इनके बाह्यतम कोष का S उपकोष पूर्ण भरा होता है एवं बाह्यतम कोष का P उपकोष अर्धभरित होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो बाह्यतम कोष का P उपकोष है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात बाह्यतम कोष या आप कहें संयोजकता कोष का जो P उपकोष है वो अर्धभरित है। और आप जानते हैं कि जो अर्धभरित उपकोष होते हैं या फिर पूर्ण भरित उपकोष होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पे जो बाह्यतम कोष है उसका P उपकोष अर्धभरित है, इसलिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे लिखा है अर्धपूरित या अर्धभरित P उपकोष के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अति स्थायी होते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अगला गुण हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। दोस्तों आपने क्लास 11th में ही पढ़ा था कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो यदि हम वर्ग 15 में भी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं भी बढ़ेंगी। अब आप सोचेंगे ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा, एक और लिख लेते हैं हम फास्फोरस की। आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन में 2 कोष हैं, यानी कि 2 कक्षाएं हैं, और इसमें 3 कक्षाएं हैं। ये एक पहली कक्षा
2s और 2p6 ये दूसरी कक्षा और 3 वाली ये तीसरी कक्षा। थोड़ा सा और समझने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु संरचना को हम बनाएं तो देखिए यहाँ पर हम 2 कक्षाएं बनाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, और बीच का ये जो भाग है इसको आप नाभिक कहते हैं। इसी प्रकार यदि फास्फोरस का परमाणु संरचना हम बनाएं तो बीच में ये नाभिक और इसमें 3 कक्षाएं होंगी। आप देख रहे हैं कि जब हम इस वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यहाँ पर परमाणु में नई नई कक्षाएं जुड़ती जा रही हैं। इन नई कक्षाओं के जुड़ने के कारण ही परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। आप ऐसे ही समझ लीजिए, परमाणु त्रिज्या मीन्स नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी। आप देखिए यहाँ पे 2 कक्षाएं हैं, मीन्स दूरी भी कम है, और यहाँ पे बाह्यतम कोष तीसरा हो गया है, मतलब ये दूरी काफी बढ़ गई है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ गई है। तो इसका कारण हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नए कोष परमाणु में जुड़ते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक यही बात नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के साथ भी होगा। तो नाइट्रोजन परिवार या आते हैं वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यदि हम बात करें परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या कैसे परिवर्तित होती है आवर्त में, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक चार्ट आप देख लीजिए। आप देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या है 70 यानी कि 70 पिकोमीटर, यहाँ पे 110 पिकोमीटर, फिर 121, 141, 148। आप देखें तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जो ये परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन है ये काफी ज्यादा है और ये धीरे धीरे घट रहा है। इसका क्या कारण है? तो ये बात ध्यान रखें यहाँ पर कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि प्रक्षित की जाती है। हालांकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रक्षित की जाती है। यह क्यों होता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ यहाँ पे डी और एफ उपकोष भी आने लगते हैं, और आप जानते हैं कि डी उपकोष और एफ उपकोष इन दोनों का परिरक्षण प्रभाव, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेल्डिंग इफेक्ट, वो बहुत ही दुर्बल होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या का बढ़ने का सिलसिला है वो पहले जैसा नहीं रह गया। पहले आप देखें तो यहाँ पे काफी एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा अंतर है जो कि धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डी और एफ उपकोष यहाँ पे आ रहे हैं जिनका परिरक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल होता है। अब थोड़ी सी बात हम करें कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो आप जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष पे जो आकर्षण, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे कार्य करने वाला जो आकर्षण होता है वे उसकी अंदर की कक्षाओं के द्वारा कुछ घटा दिया जाता है, क्योंकि ये कक्षाएं परतों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। तो जो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण है वो कक्षाओं के कारण यानी अंदर की कक्षाओं के कारण घट जाता है। अंदर की कक्षाएं जो ये आकर्षण बल को घटा रही हैं, इसी को हम कहते हैं इनका परिरक्षण प्रभाव। और ये प्रभाव डी उपकोष और एफ उपकोष में बहुत कम देखने को मिलता है, अर्थात डी उपकोष और एफ उपकोष बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के आकर्षण को घटने नहीं देते। और जब आकर्षण नहीं घटेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और जिससे परमाणु थोड़ा सिकुड़ जाएगा और आयनिक त्रिज्या जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आवर्त में किस प्रकार परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या घटती है, लेकिन यह क्रम वर्ग 17 तक ही देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग 18 में अक्रिय तत्व होते हैं, वहां पे कुछ अपवाद देखने को मिलता है। यदि हम आवर्त सारणी को देखें तो आप देखते हैं कि आवर्त सारणी में कुछ ऐसे खड़े कॉलम हैं
जो ये खड़े कॉलम है इनको हम कहते हैं वर्ग या इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, और ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको हम कहते हैं आवर्त। तो आवर्त सारणी में ये 7 आवर्त हैं और वर्ग यहाँ पर 18 होते हैं। आवर्त को इंग्लिश में हम पीरियड कहते हैं और वर्ग को इंग्लिश में हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप देखिए 18 है और जो पीरियड है वो 7 है। तो आवर्त सारणी के यहाँ पे वर्ग 14 से हम कार्बन को, यहाँ से नाइट्रोजन को, और वर्ग 16 से ऑक्सीजन को लेते हैं और इनकी सहायता से बातों को हम समझते हैं। तो देखिए यदि कार्बन को हम ले तो परमाणु क्रमांक इसका 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन को हम ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख दिया गया है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है। यदि आप इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें 2 कक्षाएं हैं, यहाँ पर इसमें भी 2 कक्षाएं हैं और ऑक्सीजन में भी 2 कक्षाएं हैं। हालांकि ये तत्व एक ही आवर्त में है और आप देखें तो इनके परमाणु क्रमांक क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ नई कक्षाएं नहीं जुड़ रही हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर हम बनाते हैं, ये कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का परमाणु, तो सब में 2 कक्षाएं हैं। तो आप सोचेंगे कि जब सब में 2 कक्षाएं हैं तो सबकी परमाणु त्रिज्या समान होनी चाहिए, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसकी परमाणु त्रिज्या घटती है। मतलब कि सबसे बड़ी कार्बन की परमाणु त्रिज्या, फिर उससे थोड़ी कम नाइट्रोजन की और फिर उससे कम ऑक्सीजन की, क्योंकि हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती है। इसका कारण वैसे तो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रिमाइंड कराता हूँ। आप देखें तो जब हम कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ डायटम कोश में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 2 से 3, 3 से फिर यहाँ 4 हो गया, लेकिन साथ साथ आप सोचें तो नाभिक में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं, यहाँ पर 7 प्रोटॉन हैं और यहाँ पे प्रोटॉन 8 है। तो जो 8 प्रोटॉन है जब ये इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण लगाएगा तो इसका आकर्षण कुछ ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसका आवेश बढ़ जाएगा और धनावेश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल भी काम करेगा। आप देखें तो दूरी तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ कम है, मतलब इससे कुछ कम है, यानी कि 7 है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पे जो आकर्षण होगा वो कुछ कम होगा। ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नाभिक का आवेश ही कम है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और यहाँ पे नाभिक का आवेश और भी कम है तो इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण और भी कम होगा। क्योंकि ऑक्सीजन के केस में नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए जो बाह्यतम कोश है ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, या आप कहें परमाणु थोड़ा सिकुड़ जाएगा और इसकी परमाणु त्रिज्या कुछ कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इस नाभिकीय आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा नाभिक की तरफ झुक जाते हैं, जिस वजह से परमाणु सिकुड़ जाता है और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें इलेक्ट्रॉन इसके क्षेत्र में ही तो बढ़ रहे हैं, इतने एरिया में ही बढ़ रहे हैं। ये जब इसका आवेश बढ़ेगा नाभिक का तो ये हर बिंदु पे इसका आकर्षण बढ़ जाएगा। इस एरिया में जितने भी बिंदु हैं उस पर इसका आकर्षण बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रभावी कौन है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यदि इस कारण को हम लिखें तो हम लिखेंगे क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इसलिए बाहरी कोश के या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल बढ़ जाता है और परमाणु सिकुड़ जाते हैं, जिससे उसकी त्रिज्या घट जाती है। तो यहाँ पे यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार जो कि वर्ग 15 है के तत्वों की परमाणु त्रिज्या कार्बन परिवार अर्थात वर्ग 14 के तत्वों से छोटी
परंतु ऑक्सीजन परिवार जो कि वर्ग 16 है इससे बड़ी होती है। तो जो नाइट्रोजन है ये कार्बन परिवार और ऑक्सीजन परिवार के बीच में है, इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या कार्बन परिवार और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बीच में हो। उम्मीद है बात क्लियर हो गई। लेकिन जब भी आप तुलना करें तो आप किसी एक समान आवर्त में ही करें। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन ले लें और यहाँ पे जो नाइट्रोजन परिवार से आप फास्फोरस को ले लें, क्योंकि तब तो आवर्त बदल जाएंगे। तो ये बातें समान आवर्त में ही लगाएंगे आप। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब अगले गुण की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं आयनन एंथैल्पी। तो यदि आप परमाणु त्रिज्या को अच्छे से समझ लेते हैं तो आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, ये सब बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए आयनन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे पहले ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। हमने बताया था कि किसी गैसीय परमाणु से, मतलब कोई परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है, किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम कहेंगे उसकी आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन या उसके कहें बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ आयनन एंथैल्पी घटती है। अब बात आप कहेंगे क्यों घटती है? क्योंकि अभी आपने देखा कि परमाणु त्रिज्या मीन्स नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। आप जानते हैं जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, और आप जानते हैं जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी अर्थात नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल घट जाता है। अब यदि नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण कम होगा तो थोड़ी सी ऊर्जा देकर ही हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यदि नाभिक से ये मजबूती से जुड़ा है, यानी कि नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण प्रबल है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यानी कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जब वर्ग 15 में आप किसी भी वर्ग की बात करें ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, और इस वजह से नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल कम होगा, और उस अवस्था में हम थोड़ी सी ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है। तो ऊपर वाले परमाणुओं के लिए कम था, नीचे वाले परमाणुओं के लिए जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती गई आयनन एंथैल्पी घटता गया। ये सभी वर्ग के लिए होता है। अब आवर्त की बात करें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और जब परमाणु त्रिज्या घट जाएगी तो आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर है? अर्थात यदि वर्ग 15 और 14 की हम तुलना करें तो वर्ग 15 की परमाणु त्रिज्या समान आवर्त के वर्ग 14 के तत्व से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वर्ग 15 के तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक और भी कारक है जो आपको याद रखना है। अभी हमने पढ़ा था कि अर्धभरित पी उपकोष उपस्थित है वर्ग 15 में। तो अर्धभरित पी उपकोष के कारण जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। तो इनकी आयनन एंथैल्पी समान आवर्त के वर्ग 14 की अपेक्षा 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी थोड़ी अधिक क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे जो पी उपकोष है जो सबसे लास्ट में है वो अर्धभरित अवस्था में है, जो कि अस्थायी अवस्था में है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या बाहर निकालना नहीं चाहता है, इसलिए हमको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अर्थात वर्ग 15 के तत्वों की या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। और आप जानते हैं आयनन एंथैल्पी जब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर द्वितीय आयनन एंथैल्पी,
तो यहाँ पे बस हम प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। आप क्लास 11th में पढ़े हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो परमाणु होता है वो धनावेशित हो जाता है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी कठिन होने लगता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से वर्ग 15 में परिवर्तित होती है। अब हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब किसी भी वर्ग में, लेकिन यहाँ पर हम वर्ग 15 को लेकर पढ़ रहे हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अभी आपने पढ़ा कि जब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण घट जाएगा, और जब नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को अच्छे से आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से आकर्षित करेगा। यदि हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि किसी परमाणु के सहसंयोजक बंध के बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को, जो वहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको आकर्षित करने की क्षमता को ही हम कहते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है जिसने सहसंयोजक बंध बनाया है। सहसंयोजक बंध जब बनेगा तो वहां पे दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए होंगे, तो वहां पे हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कहेंगे बंध युग्म इलेक्ट्रॉन। उस बंध युग्म को परमाणु कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, उसी को हम कहते हैं परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। तो जब त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे बंध युग्म वाले, ये नाभिक से काफी दूर हो जाएंगे, और दूरी बढ़ जाने के कारण इनका आकर्षण घट जाएगा। यानी कि जब त्रिज्या बड़ी होती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉनों पे, आप कहें दूसरे या बाहरी इलेक्ट्रॉन भी है वहां पर, उस पे नाभिक का आकर्षण उतना मजबूत नहीं रह जाता है, अर्थात कि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। मैंने काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, और भी अच्छे से क्लास 11th में आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना।